हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंड इंडिया, ये हमारा पहला वीडियो है इस साल का, जहां पे मैं आप सभी बच्चों को अंडरस्टैंड इंडिया पूरे बेसिक लेवल से एक बार फिर से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां पे आप सभी बच्चों को हम लोग सबसे पहला जो यूनिट है आपके सिलेबस के हिसाब से, जिसे इंट्रोड्यूसिंग इंडिया के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें हम भारत के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनमें माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स क्या होते हैं, कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, आइलैंड क्या होते हैं, भारत में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन या वनस्पति पाए जाते हैं, रिवर्स के बारे में, सॉइल्स के बारे में, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में, ये चीज यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगर यूनिट 1 के पार्ट 1 में पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। फिर इसी में हम लोग बेसिकली झारखंड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे झारखंड के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, हिल्स, वेजिटेशन, जो भी एज जैसे भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत में स्पेशली हम लोग झारखंड के बारे में ये टॉपिक्स को कवर करेंगे। और झारखंड के जो नेबरिंग बेसिकली स्टेट्स है उनको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कहा जाए तो यूनिट 1 में जो पार्ट 3 हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली है, इसमें हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या था, उनके हिसाब से टाउन प्लानिंग, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ क्या था, हमें बताना है। फिर यूनिट 4 में हम लोग बेसिकली एजुकेशन एंड साइंस, जो कि आप अगर यूपीएससी के अगर स्टूडेंट है, तो आपको एजुकेशन एंड साइंस ये टॉपिक यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है। तो ये वाला हम लोग जो तक्षशिला वाला पार्ट हो गया, नालंदा हो गया विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट हो गया, चाणक्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये सभी चीजें हम लोग टोटल पढ़ने वाले हैं। तो ये यूनिट 1 में आपको जो हमारे भारत के बारे में पढ़ना है, तो भारत में टोटल यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग इंडिया में टोटल 4 यूनिट्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करिएगा। ये जो इंट्रोड्यूसिंग इंडिया ये टॉपिक है, ये 2 वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा आपका सिलेबस, जिससे आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा वो सारा का सारा कवर होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा सवाल है कि अगर कहा जाए कि हमारे भारत की, ठीक है, सबसे प्राचीन सबसे पुरानी जो भौतिक संरचना है, वो कौन सी, हमें ये बताना है, ठीक है। विच इज द ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहला सवाल है। और यहाँ जितने भी सवाल है, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू को चेक करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सवाल आए हुए हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पुराना हमारे पास जो हमारा भौतिक संरचना है वो कौन सा है? क्या हिमालय है, जो हिमालयन माउंटेन्स है, या जो नॉर्दर्न प्लेन्स जिसे हम उत्तरी मैदान कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार है हमारे पास, या फिर जो तटीय मैदान है उनके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले जो फिजिकल डिवीजन अगर हम भारत को करते हैं, तो अगर हम अपने भारत के साथ बात करें, हिमालय जो है या उत्तरी मैदान, सबसे पहले जो था हमारे पास वो प्रायद्वीपीय पठार था। यहाँ पर क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन जानबूझ के हमने आपको हिंदी में लिखा, क्योंकि आप सही बच्चों को लाइफ में यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों ही सीखना पड़ेगा। और पेपर में आपका क्या होता है, एग्जामिनेशन में, या आइदर वो हिंदी फॉलो करता है या आइदर वो इंग्लिश फॉलो करता है, इसलिए हमने दोनों मिला जुला कर पढ़ा है। तो सबसे जो पुराना कहा जाए हमारे फिजिकल डिवीजन है भारत का, वो क्या है हमारे पास है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है जो हमारा हिमालय है, ठीक है। हिमालय जो है वो किस प्रकार की पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। हिमालय आर विच टाइप ऑफ माउंटेन, ये आपको बताना है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है, ये एक ब्लॉक पर्वत है, बलित पर्वत है, या फिर ज्वालामुखी पर्वत है। आपको सोचिए, यहाँ पर जो हमारा हिमालय है, वो किस पहाड़, मतलब ये किस पर्वत के भी कैटेगरी रखा जाता है, तो वो होता है हमारे पास बलित पर्वत की कैटेगरी रखा। अगर आप देखो यू शिफ्ट के आकार से रख सकते हो, उस आकार का रहता है हमारे पास है ये पर्वत हमारे पे हिमालय, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें पूछा हुआ है कि हमारी जो गंगा नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, मतलब ये कहाँ से निकलती है या ओरिजिनेट होती है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वेयर डज द रिवर गंगा ओरिजिनेट। पहला ऑप्शन आपको यमुनोत्री दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास गंगोत्री, जैसे हम गंगोत्री हिमनद से निकलता है। हिमनद मतलब बड़े बड़े ग्लेशियर जिसे कहा जाता है। तीसरा मानसरोवर झील हो गया हमारे पास, या फिर नर्मदा कुंड हो गया। तो जो हमारी गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री जो हिमनद ग्लेशियर है वहां से इसका ओरिजिन होता है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है काली मिट्टी। ये सवाल पेपर में आएगा, 100% लिख लीजिए कि काली मिट्टी जो है, क्योंकि आपसे के पेपर में, अगर पेपर आपके 2 दिन होते हैं तो 2 दिन में 4 सेट बनते हैं। 4 सेट में ये पेपर में आपका आता है हमेशा कि ब्लैक सॉइल जो होता है वो सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक जो फसल होता है ब्लैक सॉइल में, कौन सा फसल होता है, धान का, गेहूं का, कपास का, यानी जिसे हम कॉटन भी कहते हैं, या फिर जूट का हमारे पास। तो काली मिट्टी के लिए सबसे फर्टाइल जो क्रॉप होता है, या सबसे अच्छा बेहतरीन क्रॉप जो निकलता है, वो होता है कपास, जिसे हम लोग कॉटन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पश्चिमी घाट किसके समानांतर फैला है, मतलब जो हमारा पश्चिमी घाट है भारत का, वो किसके पैरेलल चलता है। अगर आप देखो ये जो पश्चिमी घाट है हमारे पास है, ठीक है, ये क्या पूर्वी तट या पश्चिमी जो तट होता है, उत्तरी मैदान के पैरेलल, पैरेलल मतलब आपको मालूम होगा, 2 लाइन्स हमारे पास क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, जब दोनों मिलते नहीं हमारे पास है। तो ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, अगर पश्चिमी घाट के बारे में बात करें हमारा, तो ये पश्चिमी तट के ही पैरेलल हो सकता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये जो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल है हमारे पास है कि भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की हमारे पास है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया है, भारत के पास जो है वो किस प्रकार की जलवायु, हमें ये बताना है। क्या ये भूमध्य सागरीय जलवायु रखता है, भूमध्य रेखीय जलवायु रखता है, मानसूनी जलवायु है, या फिर ध्रुवीय जलवायु है। हमारे भारत की जलवायु की विशेषता के बारे में बात करें यहाँ पर, किस प्रकार की, क्योंकि आपको मालूम है जब मानसून आते हैं बेसिकली, मानसून आने से क्या होता है यहाँ पर बारिश आता है हमारे पास है, और जिस वजह से यहाँ का जो जलवायु होता है वो डिफर कर जाता है। तो यहाँ पर मानसून के सीजन के हिसाब से क्या जलवायु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो मानसूनी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुंदरवन आपने नाम सुना होगा, सुंदरवन डेल्टा का नाम। यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी किस टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने मिलते हैं। क्या यहाँ सदाबहार वन देखने मिलते हैं, पर्णपाती वन, या मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं, या कटीला वन हो जाता है। तो अगर आप देखोगे सुंदरवन के बारे में, तो यहाँ पर मैंग्रोव वन जो रहते हैं वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नर्मदा जो नदी है वो कहाँ गिरती है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है अरब सागर में, तीसरा ऑप्शन है हमारे पे हिंद महासागर, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा मन्नार की खाड़ी। तो ये जो नर्मदा नदी है बेसिकली वो कहाँ गिरती है बह के, तो ये अरब सागर में जाके गिर जाती है, देखिएगा। अब अरब सागर यानी इसे हम अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। अगर आप देखो नर्मदा नदी गुजरात के इलाका से ये अरब सागर सटा हुआ हमारे पास है, तो वहीं पर जाके क्या हो जाती है हमारे पास पश्चिम साइड में ये बहती नदी हमारे पास है, जिसे हम लोग नर्मदा नर्मदा नदी नाम से भी जानते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हमारे पास है। यानी देखिए हमारे पास बहुत सारे आइलैंड है, उन आइलैंड में भी सबसे बड़ा बताना हमारे पास। पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अंडमान निकोबार, तीसरा ऑप्शन है जो दमन द्वीप है हमारे पास, और जो ऑप्शन नंबर 4 है माजुली नाम का जो द्वीप है हमारे पास, वो बताना है। सबसे बड़ा कौन सा हमारे पास है, अंडमान निकोबार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, थार मरुस्थल ये कहाँ है, आप खुद बताइए। हमारे भारत में जो डेजर्ट वाला जगह है वो कहाँ है, पंजाब में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, या फिर हरियाणा में। तो ये कौन से इलाके में पड़ता है हमारे पास, ये राजस्थान के इलाके में पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का जो गठन है ये कब हुआ था। हम लोग बिहार के पार्ट थे। अब बिहार से इतिहास में जाइए तो और भी बहुत सारे हम लोग राज्य थे, मिले जुले थे, लेकिन हम लोग बिहार से बेसिकली कब अलग हुए थे, तो ये वर्ष 2000 की बात थी। आपको मालूम है 15 नवंबर 2000 को बेसिकली हम लोग अपने झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो वर्ष क्या हो जाएगा, 2000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ये जो हम लोग झारखंड में रहते हैं हम लोग, ये कौन से पठार का भाग है। क्या ये मालवा का पठार का भाग है, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, या फिर बुंदेलखंड का पठार है। पठार मतलब समझिएगा आप उबड़ खबड़ सतह जिसे हम लोग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। तो हम लोग बेसिकली जिस पार्ट में आते हैं वो है छोटा नागपुर पठार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ये जो छोटा नागपुर पठार है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए दामोदर जो नदी है बेसिकली, ठीक है, अगर आप सही बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे दामोदर नदी घूमने गए होंगे, पंचेत गए होंगे, मैथन गए होंगे, तो इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार में कोसी नदी होती है शोक नदी, उसी तरह दामोदर नदी को बंगाल का शोक है, क्योंकि इस नदी में अगर जल की संख्या बढ़ती है, जल की संख्या माफ करिएगा, जल की यहाँ पर जो वॉल्यूम रहेगा अगर वो बढ़ेगा तो सिंपल सा बात है बंगाल में बाढ़ आ सकता है, इसलिए ये बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला हमारे पास है, झारखंड की जो प्रमुख वनस्पति है वो कौन सी है। मेन वेजिटेशन ऑफ झारखंड, क्या अल्पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, या मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं। तो हमारे झारखंड में बेसिकली उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, झारखंड की सीमा जो है वो किस राज्य से नहीं लगती, मतलब हम लोग जो झारखंड रहते हैं कौन से स्टेट से हम लोग बाउंड्री शेयर नहीं करते। देखिए हम लोग बिहार से बाउंड्री शेयर करते हैं, उड़ीसा के साथ भी शेयर करते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ भी शेयर करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ हम लोग कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड की जो प्रमुख मिट्टी है वो कौन सी है हमारे पास। क्या हमारे पास जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, या मरुस्थलीय मिट्टी। तो हम लोग अपन देखते हैं झारखंड में मोस्टली रेड कलर का सॉइल पाया जाता है हमारे पास है, तो लाल मिट्टी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, स्वर्ण रेखा नदी ये किस राज्य से होकर, आपने कभी जमशेदपुर तो गए होंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो ये जो स्वर्ण रेखा नदी हमारे पास वो कहाँ से बह के गुजरती है, हमें ये बताना है। झारखंड से, असम से, केरल से, पंजाब से। जब नामी है स्वर्ण रेखा नदी तो आपने जमशेदपुर गए होंगे तो आपको मालूम होगा ये झारखंड से ही बहती है, और वो भी जमशेदपुर इलाका से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर झारखंड हो जाएगा। अगला है, झारखंड की जो जलवायु है वो कैसी, समशीतोष्ण है, भूमध्य रेखीय है, विषम है, या फिर ध्रुवीय है। देखिए हमारे यहाँ झारखंड की जो जलवायु है वो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। आप बोलिएगा कि भैया मानसून से बारिश होता है, नो डाउट आता है, लेकिन यहाँ पर कभी अत्यधिक हर प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर ये विषम परिस्थिति वाला
कह सकते हैं हमारे पास जलवायु देखने मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। झारखंड की राजधानी, ये सवाल मैं आपको एकदम नहीं बताऊंगा कि झारखंड की राजधानी का नाम क्या है, आप इसे छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो। अगला हमारे पास, झारखंड किस खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? ये भी आप सवाल मालूम होगा कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कोयला, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी या घाटी में विकसित हुई है हमारे पास? तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, कोई भी सिविलाइजेशन या कोई भी सभ्यता जो बसती है वो नदी किनारे बसती है। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, याद रखिएगा, ये सिंधु घाटी के किनारे वाले क्षेत्रों में बसी थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ कैसे? वो लोग अनियमित रूप से कार्य करते थे, वृत्ताकार ग्रिड प्रणाली मतलब ग्रिड सिस्टम से घर बनाते थे, या अव्यवस्थित थी? देखिए, यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी, वो पिरामिड शैली को फॉलो करते, या कहा जाए ग्रिड प्रणाली जो सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला हमारे पास है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, वो किस प्रकार की ईंटों का यहाँ पर प्रयोग करते थे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कच्ची ईंटें, पकी हुई ईंटें, पत्थर की ईंटें या लकड़ी का? तो ये लोग जो लोग मतलब भाई हड़प्पा सभ्यता जो लोग थे, वो क्या पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पकी हुई ईंट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे वो लोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? वहां के जो लोग हैं, ब्राह्मी लिपि का, खरोष्टी लिपि का, चित्र लिपि या अगर देखिए वहां के जितने भी अगर कहा जाए, बहुत सारे ऐसी चीजें जिन्हें हम आज तक अभी तक पढ़ नहीं पाए, क्योंकि वो चित्र लिपि में लिखे गए थे हमारे पास, और जिनका नॉलेज हमें जरा भी नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हड़प्पन वास। देखिए, वहां हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, उनका प्रमुख जो व्यवसाय था वो क्या था? शिकार करना, कृषि करना, मछली पालन, पशुपालन। तो उनका मुख्य जो कह सकते हैं व्यवसाय था, वो था हमारे पास कृषि था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? हमें परिचित थे हमारे पास बताना है, ठीक है। हाँ सही, माफ करिए, यहाँ पर परिचित नहीं थे, यहाँ पर नॉन हमारे पास लिखा हो, ठीक है। तो तांबा, कांसा, सोना या लोहा? तो देखिए, वो लोग तांबा का इस्तेमाल जानते थे, कांसा कांस्य युग भी था, स्वर्ण भी देखिए, लेकिन लोहा का युग नहीं था हमारे पास। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से वस्त्र पहनते थे? ये ऊनी कपड़ा पहनते थे, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा या चमड़े का कपड़ा, चमड़े के मतलब वस्त्र इस्तेमाल करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, वो कौन से वस्त्र पहनते थे? सूती कपड़े के वस्त्र पहनते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के जो सील का प्रयोग होता था, वो किस लिए होता था? मतलब बेसिकली कोई भी देखिए सभ्यता, अगर वो सील का इस्तेमाल क्यों? ताकि ये बेसिकली व्यापार के लिए हो सके और व्यापार में पहचान हो सके हमारे पास। तो व्यापार एवं पहचान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हमें ये बताना है, ठीक है। क्या ये पाषाण युग से है, ताम्र युग है, या कांस्य युग है, या लौह युग? तो लौह युग तो हो नहीं सकता, तो हमारे पे कांस्य युग से संबंधित रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला एक बहुत फेमस जगह है, ठीक, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, लोथल किस लिए फेमस था? तो देखिए, जो बेसिकली गुजरात का इलाका पड़ता है, ठीक है। तो लोथल वाज फेमस फॉर बंदरगाह, जो डॉकयार्ड होता है जहाँ पर शिप्स रहते हैं, वो जगह को बंदरगाह कहते हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला सवाल है, तक्षशिला ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये फेमस था अपने ज्ञान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, शिक्षा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म से? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला सवाल है, आर्यभट्ट वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको मालूम है, गणित एवं खगोल विज्ञान से समझ रखते थे आर्यभट्ट हमारे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, शून्य की खोज किससे संबंधित है? तो यह शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट जी ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है, सुश्रुत का जन्म या किसका जनक कहा जाता है? आयुर्वेद का, शल्य चिकित्सा का, खगोल विज्ञान का या गणित का? तो इन्हें माना जाता है, शल्य जो चिकित्सा होते हैं उनका जनक माना जाता है सुश्रुत को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, चरक संहिता किससे संबंधित? हमें ये बताना है। चरक संहिता इज रिलेटेड टू गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद या शल्य चिकित्सा? तो चरक संहिता जो बेसिकली वो आयुर्वेद से संबंधित रखता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? ठीक है, ये मौर्य काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, गुप्त काल, मुगल काल या ब्रिटिश काल? तो गुप्त काल में क्या था? सबसे ज्यादा प्रचलित था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला किस प्रकार की शिक्षा संस्था थी? तक्षशिला जो वहां पर किस टाइप का स्टूडेंट चलता था? एक मंदिर विद्यालय था, आवासीय विद्यालय था, या फिर ऑप्शन नंबर से गुरुकुल मात्र था, या सैन्य विद्यालय था? तो ये जो बेसिक तक्षशिला वो किस टाइप का स्टूडेंट रखता था? आवासीय विश्वविद्यालय रखता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 39 में हमारे पूछा हुआ है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का माध्यम क्या था, मीडियम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। वहां पर देखिए आपको मालूम होगा कि हमारे पास जो शिक्षा थी वो संस्कृत भाषा में दी जाती थी, और पाली बेसिकली हमारे पास संस्कृत या फिर कहा जाए पाली भाषा में यहाँ पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है हमारे पास है, जैसे अभी हमने पढ़ा सुश्रुत के बारे में कि सरल चिकित्सा का जनक माना जाता है, उसी तरह आयुर्वेद के जो जनक माने जाते हैं वो चरक को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, वो हो जाएगा हमारे पास क्या, गंगा हो जाएगा। लेकिन अगर ये कह सकते हैं जो सिंधु नदी अगर वो भारत में ही सिर्फ रहती तो भारत की सबसे लंबी नदी हो सकती थी, लेकिन वो है नहीं फिलहाल अभी हमारे पास, क्योंकि वो बह के कह सकते हैं पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में जाती है। झारखंड की प्रमुख फसलें क्या है, गेहूं उगाते हैं हम लोग, धान उगाते हैं, चाय या कॉफी। चाय कॉफी तो हो नहीं सकता, धान होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख क्या कारण था, मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ और जो जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पर लोग जो थे वो कह सकते हैं यहाँ पर खत्म हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 44, आप बताइए हमारे भारत में शीत ऋतु कब आती है, इतना इजी क्वेश्चन है। क्या ये नवंबर दिसंबर से लगभग जनवरी फरवरी मंथ तक चलते रहता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर होगा। फिर अगला बताना है हमारे पास है कि भारत में मानसून जो किस दिशा से आता है, मानसून कम्स फ्रॉम विच डायरेक्शन। तो ये हमारे पास दक्षिण पश्चिम के जो डायरेक्शन होते हैं उन दिशा से हमारे पास क्या आता है, मानसून प्रवेश करता है। क्योंकि अगर देखोगे बे ऑफ बंगाल है हमारे पास, अरेबियन सी है, उन्हीं साइड से आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, झारखंड का प्रमुख जो खनन नगर कौन सा है, मतलब मेजर माइनिंग सिटी क्या है, वो धनबाद है हमारे पास है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के में जो घर होते थे वो किससे बने होते थे, हाउसेस पे, तो वहां के ईंटें बनी, और ईंटें कैसे रहते थे, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय का नाम क्या था, ये हमें बताना है। उसका नाम था सरस्वती भवन, या धर्मगंज, या फिर तक्षशिला, या बिहार के नाम से जाना जाता है। तो जो कैसे नालंदा का जो लाइब्रेरी था उसका नाम क्या था, धर्मगंज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। अगला है, भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल क्या है हमारे पास है, चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, या मानसूनी पवन। तो जो मानसून विंड्स होते हैं उनके कारण आता है, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने क्या सिद्ध किया था हमारे पास, ये क्यों बताना है कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चारों घूमता है, या चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान है। तो आर्यभट्ट ने भी क्या सिद्ध किया था कि पृथ्वी जो रहता है हमारी पृथ्वी वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करती है, अपनी धुरी पे घूमती है, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा अंडरस्टैंड इंडिया का आज पहला लेक्चर इस साल का, जहां पर हमने यूनिट 1 में आपसे बच्चों 50 क्वेश्चन करवा दिए। एक और वीडियो आएगा जिससे पूरा यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे अब आपसे ही बच्चे यहाँ से जितने सवाल आएगा पेपर में पूरा कवर हो गया। आप इस वीडियो को, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।